Good afternoon to all of you. Welcome to the next lecture of congruences. ये हमारा थ्योरम 9 है जो कि बेस्ड है कॉन्ग्रुएंसेस ऑफ टू नंबर्स ऑफ डिफरेंट मॉडल आईपी. ठीक है, तो यानी ये थ्योरम कहता क्या है. जैसे अगर सपोज ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो 1 है एंड बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंड ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो m2 है. ठीक है, जैसे यहाँ पे m1 और m2 का डिफरेंस है. अगर ये m1 और m2 का डिफरेंस होता है तो ऐसे थ्योरम को सॉल्व करने के लिए हम इजीली ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एलसीएम ऑफ m1 एंड m2 ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. हमें ये प्रूफ करना है. या फिर अगर हमारे पास ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो m1 m2 एलसीएम ऑफ m1 m2 दिया हुआ है तो हम उस फॉर्मूले को ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉडुलो ऑफ m1 और ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉडुलो ऑफ m2 इस तरीके से भी लिख सकते हैं. हमें ये बताना है. वेयर एलसीएम ऑफ m1 एंड m2 इज द दिस ब्रैकेट इज अ एलसीएम ऑफ m1 एंड m2. ठीक है, तो हमें ये शो करना है. स्टार्ट करते हैं. इसे हम इस थ्योरम का नाम है कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू नंबर्स ऑफ डिफरेंट मॉडल है. यहाँ पे ये नंबर्स जो है वो तो सेम है पर यहाँ पे जो सिर्फ मॉडल आए हैं m1 और m2 ये डिफरेंट है. इस पे हम लोग ये थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ. हमें क्या दिया हुआ है, इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो m1 और ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो m2. इस तरीके से हमें m1 और m2 का डिफरेंट मॉडुलो दिया हुआ है. तो आप इसे कैसे लिख सकते हो कि यहाँ पे m1 जो है वो डिवाइड कर रहा है किसे, a माइनस बी को, और m2 जो है वो डिवाइड कर रहा है किसे, a माइनस बी को. दैट मीन्स कि यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो a माइनस बी है, a माइनस बी जो है वो क्या है, कॉमन मल्टीपल है. कॉमन मल्टीपल ऑफ m1 एंड m2. ठीक है, a माइनस बी जो है वो क्या है, कॉमन मल्टीपल है किसका, m1 का भी और m2 का भी. तो हम इसे कैसे लिखेंगे कि अगर हम एलसीएम ऑफ m1 और m2 भी लेते हैं, कॉमन मल्टीपल है इसका मतलब है अगर हम एलसीएम लेते हैं m1 और m2 का तो वो भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा किसे, a माइनस बी को. दैट मीन्स अगर हम यहाँ इस तरीके से लिखते हैं एलसीएम ऑफ m1 और m2 डिवाइड्स a माइनस बी, तो इसके पहले आप लोगों ने थ्योरम पढ़ा है. अगर डिवीजन में अगर लिखा हुआ है तो आप उसे कैसे लिख सकते हो, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m1 m2. आप इस तरह से इसे लिख सकते हो, है ना. इसके पहले आप लोगों ने देखा है इफ m डिवाइड्स a माइनस b देन दिस विल इम्प्लाई दैट a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m. ये हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे. ठीक है, और कॉमन मल्टीपल होने की वजह से a माइनस बी का कॉमन मल्टीपल होने की वजह से हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया है, m1 m2 का एलसीएम लिया है. ठीक, बहुत इजी था ये प्रूफ, रिमेम्बर करना चाहिए आपको. मुड़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. सिमिलरली हम एक इसी थ्योरम पे बेस्ड एक कोरोलरी देख सकते हैं. जैसे अगर हमारे पास दो नंबर्स होते हैं, इफ m1 और m2 आर रिलेटिवली प्राइम, ये दोनों जो है वो रिलेटिवली प्राइम है. रिलेटिवली प्राइम की डेफिनेशन आपने देखी थी. रिलेटिवली प्राइम यानी इनका अगर आप जीसीडी निकालोगे तो जीसीडी जो है वो 1 आएगा. जैसे 3 इंटू 5, जैसे ये 3 है और ये 5 है तो 3 और 5 का जीसीडी क्या आता है, 1 आता है. तो उन्हें रिलेटिवली प्राइम कहते हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम m1 और m2 रिलेटिवली प्राइम नंबर्स लेते हैं और हमारे पास दो रिलेशंस होते हैं, जैसे a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m1 और a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m2, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर ये रिलेटिवली प्राइम है तो इनको हम कैसे लिख सकते हैं, उनके जो जीसीडी, इसके पहले आपने एलसीएम लिया था m1 और m2 का, पर अभी आप क्या कर सकते हो, उनका प्रोडक्ट ले सकते हो. m1 और m2 का प्रोडक्ट लिया हुआ है. ठीक है, यानी a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m1, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m2. और अगर m1 और m2 रिलेटिवली प्राइम है तो यानी हम इस थ्योरम की हेल्प से उनका एलसीएम ना लेके यहाँ पे डायरेक्टली उनका प्रोडक्ट ले सकते हैं. तो अगर हमें इसे प्रूफ करना है तो वैसे भी प्रूफ बहुत इजी है. हमें क्या करना पड़ेगा, m1 m2 रिलेटिवली प्राइम मानना पड़ेगा. रिलेटिवली प्राइम है यानी उनका एलसीएम जो है वो क्या होगा, उनके प्रोडक्ट के बराबर होगा. जैसे 3 और 5 का एलसीएम जो है अगर हम लेंगे तो 3 और 5 का एलसीएम अगर हम लेते हैं तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 5 15, यानी 3 इंटू 5 हमें लेना पड़ता है. तो उसी तरह
यहाँ पे जो एलसीएम है उसकी जगह हम उनका क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट लिखेंगे, ठीक है। यानी फ्रॉम प्रीवियस थ्योरम लिखा हुआ है, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो M1 एंड ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो M2 विल इफ एंड ओनली इफ इम्प्लाई दैट ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो M1 इंटू M2, और M1 M2 क्या होंगे यहाँ पे, रिलेटिवली प्राइम होंगे, ठीक है। एक नोट हमने इन जनरल फॉर्म में लिखा है, जैसे अगर हमारे पास ए मॉडुलो ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो M1 है और ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो MN है, यानी इनके बीच में nth टर्म्स है, तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो M1 इंटू MN। ये सारे का एलसीएम हमने ले लिया, ठीक है। पर अगर M1 टू MN जो है वो रिलेटिवली प्राइम होते हैं तो हमें क्या लेना पड़ेगा, उनका प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। यानी ये जो रिजल्ट और ये जो कोरोलरी हमने देखा है, हम उसे nth टर्म के लिए भी जनरलाइज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 43 टू द पावर 289 इज डिवाइडेड बाय 7। एक्चुअली ये क्या कह रहा है, आपको रिमाइंडर निकालने बोल रहा है। जब आप इसको, यानी गिवन हमारे पास क्या दिया हुआ है 43 टू द पावर 289, इसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है किससे, 7 से, ठीक है। तो हमको उसको रिमाइंडर निकालना है, तो हमें पता होता है कि ए और बी जो भी आप लेते हो उसका रिमाइंडर सेम ही आता है। दैट मीन्स कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ए भी लिख सकते हो, यानी आपको इन शॉर्ट 43 टू द पावर 289 इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो 7 निकालना है। दैट मीन्स कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है रिमाइंडर की वो क्या होगी, बिटवीन 0 to 7 हो सकती है, ठीक है, बिटवीन 0 to 7 हो सकती है। तो हमको पता है अगर आप 43 को 7 से डिवाइड करते हो तो आपको क्या मिलेगा, 43 को जब आपने 7 से डिवाइड किया तो आपको रिमाइंडर क्या मिला, 1 मिला। दैट मीन्स कि ये 1 का भी रिमाइंडर, 1 में भी आपको रिमाइंडर 1 ही मिल रहा है और 43 में भी आपको रिमाइंडर 1 ही मिल रहा है, ठीक है। ये दोनों में इसमें भी आपको रिमाइंडर 1 मिल रहा है, इसमें भी आपको रिमाइंडर 1 मिल रहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये 43 के पावर में अगर आपने 289 भी लिख दिया, इसके पावर में 289 लिख दिया और 1 के पावर में भी 289 लिख दिया, तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि यहाँ पे 43 टू द पावर 289 भी आपने कर दिया तो भी इसका रिमाइंडर 1 ही है, और 1 टू द पावर एनीथिंग भी करोगे तो भी इसका रिमाइंडर आपको 1 ही मिलेगा, ठीक है। दैट मीन्स कि जो आपको रिमाइंडर मिलने वाला है इज द रिमाइंडर, ये आपको रिमाइंडर मिलने वाला है कब, जब आप 43 टू द पावर 289 को क्या करोगे, डिवाइड करोगे इज डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। तो आपने 7 से उसको डिवाइड किया तो आपको इस नंबर का रिमाइंडर जो है वो 1 ही मिलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस सम इज डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमको इसका वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसका अगर हम ये वैल्यू जो है उसको सपोज डिवाइड कर देंगे 4 से, तो हमको रिमाइंडर क्या मिलेगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लेट द सम s इज इक्वल टू, ये पूरा सम जो है उसका नाम हम s ले लेते हैं, ठीक है। पूरे सम का हमने नाम s ले लिया और हमें क्या शो करना है, जो रिमाइंडर आएगा उसका वैल्यू निकालना है। दैट मीन्स कि हमको a को फाइंड आउट करना है, a का वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है जब आप 1 को डिवाइड करते हो मॉडुलो 4 से तो आपको रिमाइंडर जो है वो 1 ही मिलेगा, ठीक है। और जब आप 2 को डिवाइड करते हो तो आपको 2 ही मिलेगा, ठीक। और जब आपने 3 को डिवाइड किया तो 3 को जब आपने डिवाइड किया मॉडुलो 4 से तो आपको रिमाइंडर यहाँ पे -1 सपोज, बिकॉज यहाँ पे 3 है तो अगर आपने इसमें -4 ऐड किया तो आपको क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, ठीक है। यानी 3 प्लस -4 इज इक्वल टू -1 मिलेगा। तो इसलिए आप क्या लिख सकते हो, 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod 4, ठीक है। सिमिलरली जब आप 4 को डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 mod 4 मिलेगा, ठीक है। तो यानी आप यहाँ पे क्या देख सकते हो कि वैल्यूज जो है वो आप
इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में 1 टू द पावर 5 है तो आप 1 टू द पावर 5 निकालोगे, 1 टू द पावर 5 आप निकालते हो तो आपको 1 ही मिलता है मॉड 4 में, ठीक है। 2 टू द पावर 5 है तो अब 2 टू द पावर 5 यानी ये कितना हो गया 32 हो गया। 32 को डिवाइड करोगे 4 से तो आपको 0 मिलेगा रिमाइंडर, है ना। और फिर 3 टू द पावर 5 यानी -1 टू द पावर 5 यानी वो -1 मिल गया आपको मॉड 4, ठीक है। अब ये 4 टू द पावर 5 आप लोगे तो 0 ही होगा मॉड 4 में, ठीक है। दैट मीन्स कि आपने स्टार्टिंग के 4 टर्म्स निकाले, उनका वैल्यू टू द पावर 5 इतना मिला है आपको, ठीक है। अगर आप इन 4 टर्म्स का एडिशन करते हो सपोज, तो आपको क्या मिलेगा 1 + 0 - 1 0। दैट मीन्स कि आपको कितना मिल रहा है 1 + 0 - 1 और 0 आपको कितना मिल रहा है 0 मिल रहा है, ठीक है। 0 मॉड 4 मिल रहा है, ठीक है। और जैसे आपने 4 तक निकाला है, सपोज अगर आपने 5 निकाला, 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या होता है 1 मॉड 4 होता है। 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या होता है 2 मॉड 4 होता है ना। जब आप 5 को डिवाइड करोगे रिमाइंडर आपको 1 मिलेगा, जब 6 को डिवाइड करोगे 4 से रिमाइंडर आपको 2 मिलेगा, जब 7 को डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर 3 मिलेगा, 8 को डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा 4 मिलेगा। दैट मीन्स कि ये वैल्यूज जो है वो 1 मॉड 4 जो है, यहाँ पे जो आपने 1 मॉड 4 लिखा था वो इसके बराबर है। 2 मॉड 4 जो लिखा था, 2 मॉड 4 जो लिखा था वो इसके बराबर था। 3 मॉड 4 जो लिखा है वो इस वैल्यू के बराबर है। 4 मॉड 4 जो है वो इस मॉड वैल्यू के बराबर है। यानी आप जितने भी टर्म्स लोगे वो एक दूसरे के बराबर हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे सम 0 आ रहा है, वैसे आगे आने वाले टर्म्स का भी आप सम जो है वो शो कर सकते हो, ठीक है, ऐड करके। ये इस तरीके से वैल्यू जा रही है। दैट मीन्स कि अगर आपने s का वैल्यू ले लिया 1 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 5 सो ऑन 200 टू द पावर 5 अगर आप लेते हो तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी 50 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 5, 4 टू द पावर 5 ही होगा, ठीक है। इससे ज्यादा वैल्यूज जाएंगी नहीं, जितनी भी वैल्यूज है इसी के अंदर आएंगी। दैट मीन्स ये आएगा 50 × 0 यानी कॉन्ग्रुएंट क्या आएगा 0 मॉड 4, ठीक है। यानी ये जो सम था उसका रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा, ठीक है, जब आप s को डिवाइड करोगे मॉड 4 से, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इजी था ये। आपको जस्ट क्या करना था 1 का वैल्यू निकालना था, 2 का, ये 3 में आपने क्या किया जस्ट वैल्यूज जो है यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव टर्म है आप उसमें नेगेटिव टर्म भी अगर ऐड करते हो दैट मीन्स वो वैल्यू क्या मिलती है -1। पर आपने 4 ही क्यों ऐड किया क्योंकि यहाँ पे मॉडुलो 4 है, इसलिए आप 4 ऐड भी कर सकते हो और सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हो। तो आपने सब्सट्रैक्ट किया तो वो 3 जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया किससे -1 मॉड 4 से, और 4 तो फुल्ली डिविजिबल होता है इसलिए 0 मॉड 4 हो गया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ a and b हैज बीन कंप्यूटेड टू बी 90 इज दिस रिजल्ट ट्रू। यानी यहाँ पे आपको क्या कह रहा है वो कि सपोज अगर आप एक वैल्यू ले लेते हो 228,997, ठीक है, ये एक वैल्यू a लिया, दूसरा वैल्यू आपने ले लिया 439495, ठीक है, आपने b वैल्यू ले लिया। तो अभी ये जो वैल्यू लिया है ये वैल्यू सपोज आप c ले लेते हो 901435896415, ठीक है, ये आपने c ले लिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ a एंड b हैज बीन कंप्यूटेड टू बी c। यानी कंप्यूटेड मीन्स क्या होता है मल्टीप्लीकेशन होता है। तो आप क्या करोगे कि इनका प्रोडक्ट इतना आता है कि नहीं, ये रिजल्ट हमको क्या करना है करेक्ट है या नहीं, इज दिस रिजल्ट करेक्ट, यानी ये रिजल्ट करेक्ट है या नहीं हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे इसको पहले तो डिवाइड करेंगे किसी एक कॉमन नंबर से और उनका रिमाइंडर जो है तीनों का सेम आना चाहिए। अगर रिमाइंडर सेम आता है तब हम कहेंगे कि हमारा रिजल्ट जो है वो क्या है करेक्ट है करके। तो अब यहाँ पे मैं सपोज चूज करती हूँ 9 को, ठीक है, मॉडुलो 9 चूज करती हूँ। तो अब मैं इस पूरे नंबर को 9 से डिवाइड करती हूँ तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगी 1। सपोज मैंने इसको डिवाइड किया 9 से तो वैल्यू रिमाइंडर मुझे 1 मिला। अब मैं इसको इस नंबर को डिवाइड कर रही हूँ 9 से तो मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो मुझे क्या मिल रहा है 7 मिल रहा है,
ठीक है। और इसके पहले आप लोगों ने थ्योरम पढ़ा है कि A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉडलो M एंड B इज कॉन्ग्रुएंट टू समथिंग मॉडलो N, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, A डॉट B इज कॉन्ग्रुएंट टू ये वैल्यू क्या लिख सकते हो 1 इंटू 7 मॉडलो 9 लिख सकते हो, है ना। तो यानी ये कॉन्ग्रुएंट टू क्या होगा 7 मॉडलो 9, ठीक है। तो यानी ये AB जो है, ये AB जो है, इनका प्रोडक्ट आपको क्या मिलना चाहिए, C मिलना चाहिए। पर जब आपने C को अप्लाई किया 901435896415, अब इसको जब आपने मॉडलो 9 अप्लाई किया तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पे आपका रिमाइंडर जो है वो क्या आ रहा है 1 आ रहा है, पर यहाँ पे AB का रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ रहा है 7 आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे जो रिमाइंडर्स है वो डिफरेंट आ रहे हैं। दैट मीन्स कि AB जो है वो C के बराबर नहीं है, ये जो प्रोडक्ट है वो बराबर नहीं है, ठीक है। और AB इज नॉट इक्वल टू C आप कहाँ बोल रहे हो, कौन से इसमें बोल रहे हो, मॉडलो 9 के इसमें बोल रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ कि AB इज नॉट इक्वल टू C, हेंस ये जो हमारा रिजल्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, इज दिस रिजल्ट करेक्ट, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि हमारा जो ये रिजल्ट है वो क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है, फॉर दिस वैल्यूज A, B एंड C, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, दस द रिजल्ट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट थ्योरम है 10, लेट f डिनोट अ पॉलिनोमियल विथ इंटीग्रल कोएफिशिएंट्स, ठीक है। इफ a इज कॉन्ग्रुएंट टू b mod n, देन f of a इज कॉन्ग्रुएंट टू f of b mod n, ठीक है। तो हमें क्या प्रूफ करना है यहाँ पे, अगर हमारे पास f जो है वो पॉलिनोमियल है, f जो है वो पॉलिनोमियल है जिसके कोएफिशिएंट जो है वो इंटीग्रल है, यानी रियल वैल्यूज है, फ्रैक्शन नहीं है, फ्रैक्शन रहेंगे तो अब हम उसको रियल वैल्यूज कहेंगे, पर यहाँ पे इंटीग्रल बोला है, इंटीग्रल यानी यहाँ पे ये रियल वैल्यू, ये जो है वो फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है। इफ A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉडलो M, अगर A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉडलो में M है तो हमें क्या प्रूफ करना है, f of A इज कॉन्ग्रुएंट टू f of B मॉडलो M, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। आपको क्या करना पड़ेगा, f of x जो है कंसिडर करना पड़ेगा, f of x क्या है यहाँ पे, पॉलिनोमियल है, तो इसे हम पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल है f of x, वेयर C0 आर इंटीजर्स, ये सब क्या है, इंटीजर्स है, फ्रैक्शंस नहीं है, इंटीजर्स है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा सपोजिशन हम लेंगे, सपोज दैट A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉडलो M, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, A टू द पावर n इज कॉन्ग्रुएंट टू B टू द पावर n mod m, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं फॉर n इज इक्वल टू 1 2 सो ऑन, ठीक है। ये वैल्यूज हम पुट करने की कोशिश करते हैं। सपोज आपने लिखा पहला वैल्यू n इक्वल टू 1 के लिए, फिर ये दूसरा वैल्यू क्या होगा, n इक्वल टू 2 के लिए हो जाएगा। तो उसी तरह हम लोगों ने n इक्वल टू k माइनस 1 के लिए वैल्यू लिखा और n इक्वल टू k के लिए वैल्यू लिखा, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, जिस तरह आप लोगों ने इसके पहले वाला वैल्यूज लिखा, सेम आपको C1 के साथ भी आप लिख सकते हो, C1 यानी आप क्या कर रहे हो, आपका जो फर्स्ट वैल्यू था A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉडलो M, उसमें आपने C1 मल्टीप्लाई किया, सिमिलरली आप C2 मल्टीप्लाई करो, ये आपने सेकेंड इक्वेशन में A स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू B स्क्वायर मॉडलो M में C2 मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। सेम आप आगे बढ़ते जाओगे, आप क्या करोगे, Ck माइनस 1 मल्टीप्लाई करोगे हमारे K माइनस 1 वाले इक्वेशन में, ठीक है। तो यानी Ck माइनस 1 आपको कहाँ मिल रहा है, B K माइनस 1 वाले इक्वेशन में मिल रहा है, ठीक है। आप Ck मल्टीप्लाई करोगे कहाँ पे, हमारे A के वाले इक्वेशन में, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, ऑल्सो यहाँ से C1 से स्टार्ट हुआ था, हम क्या करेंगे, हमारे पास एक ऑर्डर 0 वाला भी रहेगा, C0 इज कॉन्ग्रुएंट टू, सपोज C0 मॉडलो M लिख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे 1 है, C1 A इज कॉन्ग्रुएंट टू C1 B मॉडलो M लिखा है, तो यहाँ पे एक C0 इज कॉन्ग्रुएंट टू C0 मॉडलो M भी हम लिख लेते हैं, जैसे 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो M,
ऐसे हमें लिखा है सी नॉट इज कॉन्ग्रुएंट टू सी नॉट मॉडुलो एम। अब क्या करोगे, आप इस सारी वैल्यूज को ऐड करोगे, ठीक है। तो आपको थ्योरम अप्लाई करना है कि आप सारे इनिशियल वैल्यूज यहाँ का एडिशन कर रहे हो और यहाँ का एडिशन कर रहे हो, तो यहाँ पे ये सारे जो है उनका क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यूज जो है वो एक लिखना पड़ेगा, है ना। ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम, बी और सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी मॉडुलो एम। तो ये वैल्यू क्या आती है, अगर हमारे पास है ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम और बी सी ले लेते हैं, सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी मॉडुलो एन, तो यहाँ पे क्या होगा, ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी डी मॉडुलो एम होता है। उसी तरीके से हम ये थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यानी यहाँ पे जो सी के है, सी के ए के पर ये वैल्यू जो है वो जनरलाइज करके लिखेंगे, यानी केथ वैल्यू के लिए लिखेंगे k-1, केथ वैल्यू के लिए यानी सी के आएगा, k-1 आएगा, फिर बाद में क्या आएगा, C1 आएगा और C0 आएगा, ठीक है। आपने इन सारों का एडिशन कर लिया। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, लेफ्ट वाली वैल्यूज का एडिशन, यानी सी के बी के, सी k-1 बी k-1, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज C1 B1 प्लस C0, ठीक है। आपने सारे LHS को ऐड कर दिया, सारे RHS को ऐड कर दिया। यहाँ पे क्या आएगा, हमारा मॉड M ही आएगा, है ना, क्योंकि ये जो हमने पढ़ा है ये हम nth टर्म के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स कि ये जो पॉलिनोमियल है उसे आप कैसे लिख सकते हो, एफ ऑफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एफ ऑफ बी मॉड एम लिख सकते हो, ठीक है। जहां पे सी के ए के से लेके C0 तक ये जो वैल्यू थी उसे आपने एफ ऑफ ए डिनोट किया, सी के बी के C0 तक ये जो वैल्यू थी उसको आपने एफ ऑफ बी डिनोट किया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये थ्योरम प्रूव होता है। डेफिनेशन है, लेट एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। लेट एफ ऑफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल विथ इंटीग्रल कोएफिशिएंट। इंटीग्रल कोएफिशिएंट हमने बताया था इंटीजर्स होंगे उसमें, ठीक है, फ्रैक्शन नहीं होगा। वी से दैट ए इज अ सोल्यूशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस। अगर वैल्यू ए जो है वो सोल्यूशन होती है हमारे इक्वेशन पॉलिनोमियल की, एफ ऑफ एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो एम, है ना। इसको हमने क्या किया, इस पॉलिनोमियल को हमने डिवाइड किया m से, तो हमको रिमाइंडर जो है वो 0 मिला। अब 0 रिमाइंडर क्यों मिला, क्योंकि सोल्यूशन है हमारा, ठीक है। m जो है m से डिवाइड करने के बाद हमको ये सोल्यूशन मिल रहा है। अगर इस पॉलिनोमियल का ए अगर हमने यहाँ पे पुट किया, एफ ऑफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो एम, यानी अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो एम, और अगर ए इस पॉलिनोमियल का सोल्यूशन है, तो अगर ए सोल्यूशन है एफ ऑफ एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो एम का, तो दैट मीन्स हम उसे कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो एम, ठीक है। यानी अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है उसे हम लिख रहे हैं एफ ऑफ एक्स कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो एम, और अगर ए उसका सोल्यूशन है तो हम उसे कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो एम, ठीक है। तो ये नेक्स्ट थ्योरम है, थ्योरम 11, इफ ए इज अ सोल्यूशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो एम। अगर ए सोल्यूशन है तो हम उसे कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो एम लिखेंगे, है ना। एंड ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम है, ये रिलेशन दिया हुआ है। देन बी इज ऑल्सो सोल्यूशन, ठीक है। क्या कह रहा है, हमारे पास ये पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का सोल्यूशन ए है और ए जो है कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम है, तो दैट मीन्स कि बी जो है वो भी क्या रहेगा, सोल्यूशन रहेगा किसका, हमारे पॉलिनोमियल इक्वेशन एफ ऑफ एक्स का। ये हमें शो करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते, लेट ए इज द सोल्यूशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो एम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर ए सोल्यूशन है एफ ऑफ एक्स कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो एम, तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो एम लिखेंगे, ठीक है। और हमें क्या दिया हुआ है इसके पहले कि फ्रॉम प्रीवियस थ्योरम हमने क्या देखा था कि अगर हमारे पास ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम है तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एफ ऑफ बी
मॉडलो m लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिल रहा है, 1 और 2 से आपको क्या मिल रहा है, 1 और 2 से आपको क्या मिल रहा है कि एफ ऑफ बी जो है वो एफ ऑफ ए के बराबर है, क्योंकि एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए जो है वो सेम रिमाइंडर देंगे, दैट मीन्स वो दोनों वैल्यू जो है वो सेम है। और यहाँ पे हमको रिमाइंडर 0 मिल रहा है, दैट मीन्स कि दोनों वैल्यू जो है वो हमको क्या दे रही है, रिमाइंडर 0 ही दे रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसे कैसे लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडलो m हैज अ सोल्यूशन b। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हैज सोल्यूशन b, यानी जिस तरह a सोल्यूशन है उसी तरह b भी जो है वो क्या है, सोल्यूशन है हमारे f ऑफ हमारे पोलिनोमियल इक्वेशन f ऑफ x इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडलो m का। ठीक है, हेलो, तो देखिए ये नेक्स्ट थ्योरम है, थ्योरम 12। अगर हमारे पास एक नंबर जो है, अगर एक नंबर n है इस तरीके से कि वो लिखा हुआ है a के 10 टू द पावर के a के -1 10 टू द पावर k -1 सो ऑन, इस तरीके से हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ है। जैसे सपोज अगर मैं लिखती हूँ n जो है वो 522 लिखती हूँ, तो मैं उसे कैसे लिख सकती हूँ, 5 इंटू 100 लिख सकती हूँ, प्लस 2 इंटू 10 लिख सकती हूँ, प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर 0 लिख सकती हूँ। यानी क्या होगा, 5 इंटू 10 स्क्वायर, 2 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर 0। वैसे ही यहाँ पे ये नंबर n इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, और ये s जो है वो क्या है, ये जो हमारे कोएफिशिएंट्स है उनका एडिशन है। ठीक है, s जो है वो कोएफिशिएंट का एडिशन है। तो क्या कह रहा है थ्योरम कि अगर 9 जो है वो उस नंबर को डिवाइड करता है, तो 9 उस नंबर को तभी डिवाइड करेगा जब वो सम ऑफ द डिजिट्स को डिवाइड करेगा, उस नंबर के सम ऑफ द डिजिट्स को डिवाइड करेगा। ये ऐसा थ्योरम आपने पढ़ा है डिविजिबिलिटी में, डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर 9 में। मतलब 9 जो है उस नंबर को तब डिवाइड करता है जब उसके डिजिट्स के सम को वो डिवाइड करता है। वही हमें सेम प्रूफ करना है यहाँ पर। ठीक है, पर कॉन्ग्रुएंस मॉडलों की मदद से प्रूफ करना है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे यहाँ पे 9 नंबर ले लेते हैं, 964179 एक नंबर है। ठीक है, अगर हम उसका सम ऑफ द डिजिट करें तो क्या आएगा, 9 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 3। अगर हम इसका सम करें तो ये कितना आएगा, 44। ठीक है, तो आप क्या देखोगे, अगर 9 जो है वो 44 को डिवाइड करता है क्या, नहीं करता, 9 डज नॉट डिवाइड 44। तो यानी यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि 9 जो है उस नंबर को भी डिवाइड नहीं करता। पर अगर हमने कोई ऐसा नंबर दिया जिसमें उसका सम ऑफ द डिजिट जो है वो उसको टोटली डिवाइड होता है, जैसे 9 डिवाइड 81, दैट मीन्स कि आप क्या लिख सकते हो कि हमारा जो नंबर 9 है वो क्या करेगा, 81 को डिवाइड करेगा। जैसे यहाँ पे ये 81, 8 प्लस 1 9, 9 डिवाइड्स 9, दैट मीन्स 9 डिवाइड्स 81। ठीक है, यानी सम ऑफ द डिजिट्स को हमारा नंबर 9 डिवाइड करता है, दैट मीन्स कि उस नंबर को भी हमारा 9 जो है वो डिवाइड करेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। तो हम लोग लिखेंगे लेट एफ ऑफ एक्स, हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो हमने लिखा पॉलिनोमियल फंक्शन है ये, k-1 x टू द पावर k-1 प्लस सो ऑन a1x प्लस a0। ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स है। तो बी अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ एक्स विथ इंटीग्रल कोएफिशिएंट। ठीक है, इंटीग्रल कोएफिशिएंट से ये तो हमारे पास अगर सपोज मैं एक नंबर 10 लेती हूँ, तो 10 को जब मैंने डिवाइड किया 9 से तो मुझे रिमाइंडर 1 मिला, दैट मीन्स 10 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो 1 9 लिख सकते हैं हम। तो यानी इसे आप किस तरीके से लिख सकते हो, एफ ऑफ 10 इज कॉन्ग्रुएंट टू एफ ऑफ 1 मॉडलो 9। ठीक है, और ये एफ ऑफ 10 को आप कैसे लिख सकते हो, एफ ऑफ 10 यानी इसे अगर आप क्या लिखोगे, n इक्वल टू 0 मॉड
9, यानी ये जो पॉलिनोमियल है f(10) अगर उसे 9 डिवाइड करती है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, n इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 9, ठीक है, लिख सकते हैं। अगर 9 जो है, अगर 9 सोल्यूशन है किसका, हमारे पॉलिनोमियल f(10) का, तो यानी हम क्या लिखेंगे, n इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 9। ये आपने कहाँ से लिखा, देखिए आपने इसके पहले थ्योरम पढ़ा था, थ्योरम, वो थ्योरम है अपने थ्योरम 10 पढ़ा था आई थिंक, कि आपने जो थ्योरम पढ़ा था उसमें लिखा था कि यहाँ पे ये f(10) जो है उसे अगर सोल्यूशन है उसे, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, n इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 9, ठीक है। और सिमिलरली ये f(1) जो है उसे आप कैसे लिख सकते हो, f(1) को आप लिख सकते हो s इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 9, ठीक है। यहाँ पे बीच में साइन आएंगी, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। आपने इसके पहले लिखा था f of b इज कॉन्ग्रुएंट टू f of a mod m, ठीक है ना। f of b इज कॉन्ग्रुएंट टू f of a mod m, this will imply that b is congruent to a mod m, ठीक है। इस थ्योरम की मदद से आपने लिखा यहाँ पे f(10) इज कॉन्ग्रुएंट टू f of 1 mod n। तो अगर ये f(10) जो है वो सोल्यूशन है हमारे पॉलिनोमियल का, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, n इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod n, 0 mod 9 लिखा है ना। अगर 9 इस वैल्यू को डिवाइड करती है कंप्लीटली, तो हम उसे कैसे लिखेंगे, सम ऑफ, ये क्या था, ये सम ऑफ द डिजिट s इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 9 हो गया, ठीक है। तो यानी इससे हमने लिखा n इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 9, इससे हमने लिखा s इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 9। दैट मीन्स कि हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि हमारा जब नंबर को हमने 9 से डिवाइड किया तो हमें रिमाइंडर 0 मिला, और इस इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं कि सम ऑफ द डिजिट को जब हमने 9 से डिवाइड किया तब हमें रिमाइंडर 0 मिला, ठीक है। यानी इस तरीके से थ्योरम जो है वो आपने प्रूफ किया, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम है 13। इसे हम क्या, इस थ्योरम को हम नाम जो है वो डिविजिबिलिटी बाय 11 भी कहते हैं, ठीक है। तो इस थ्योरम में क्या कहा गया है कि हमारे पास एक नंबर है जो नेचुरल नंबर के सेट को बिलोंग करता है, और उस नंबर को हमने इस तरीके से एक्सपांड किया,